कि भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं और इसके पीछे भी भाजपा के लोगों का ही हाथ खुल करके आ रहा है। और उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव गृह डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि भाजपा में वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो सरकार की किरकिरी कराने पर तुले हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पंगु बना करके सरकार को फेल करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कि अभी 27,764 स्कूलों के बंद करने का फैसला सरकार ने वापस लिया था। रहा पूरे कुशल विकास संस्थान में ताला लगा हुआ होना इस बात को साबित करता है कि योगी सरकार के मंत्री जो भी निर्णय लेते हैं, शिक्षा निदेशालय या शिक्षा विभाग उसका संज्ञान नहीं लेता। जो भी कानून की धज्जियां उड़ाता है, गुंडा राज जंगल राज को बढ़ावा देता है, अराजकता फैलाता है, वो भाजपा सरकार का बड़ा प्रिय होता है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने से बचती है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है। कि आज संविधान प्रदत्त मतदान करने के अधिकार से मतदाता को वंचित किए जाने की साजिश की जा रही है। वहीं पर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों का SIR के बहाने मतदाता सूची से नाम काटने की कोशिश की जा रही है। आधार कार्ड से सभी मतदाता पहचान पत्र को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो एक ही मतदाता का नाम कई स्थानों पर पहचान पत्र कैसे बन जाता है? ये सवाल है जिसको निर्वाचन आयोग को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अराजकता की भेंट चढ़ गई है। यहां तक कि सरकार के एक नहीं कई मंत्रियों ने अपने विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा की पीड़ा सार्वजनिक रूप से बयां किया है। और जब योगी सरकार के मंत्री इस बात का रोना रो रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनता की उपेक्षा किस हद तक होती होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज जब सरकार के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक इस सरकार से पीड़ित हैं, संतुष्ट नहीं है, सत्ता पक्ष के कई विधायक मारपीट के शिकार हुए, लेकिन जो भी विधायक सत्ता पक्ष का मारा पीटा गया वो या तो बैकवर्ड का था या SC का था। मारने वाले के खिलाफ FIR नहीं दर्ज हुई। ये सरकार के जंगलराज का पराकाष्ठा है। और आज पूरा उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, जिसकी त्रासदी पूरे उत्तर प्रदेश को भोगनी पड़ रही है। आए गए दिन SC, ST, OBC समाज के नौजवानों की हत्या होना और बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना, ये रोजमर्रा की कहानी बन गई। सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई। गुंडे माफिया अपराधी अराजकताओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो विपक्ष के नेताओं को भी निशाना बनाने में पीछे नहीं। अभी हाल में फतेहपुर लोक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के जाते वक्त जिस तरीके से मेरे ऊपर हमला हुआ, ये तो इत्तेफाक है कि पर्याप्त मात्रा में वहां कार्यकर्ता और पुलिस बल होने के नाते हमलावर पुलिस के हत्थे चढ़े, अन्यथा
अगर घटना की पूर्व सूचना मुझको नहीं आई होती तो हादसा गंभीर हो सकता था, क्योंकि कार्यक्रम स्थल जाने पर के पहले ही मुझको मोबाइल के माध्यम से सूचना मिल गई थी कि इस स्वागत करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ अराजक तो घुसे हैं जो आप पर हमला कर सकते हैं। जिसकी सूचना चलते चलते मैंने एसपी कार्यालय को दी और एसपी कार्यालय ने उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके पर पुलिस बल भेज दिया। मेरे पहुंचने के पहले वहां पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात हो चुकी थी, जिसके नाते बड़ा हादसा होने से टल गया। इन घटनाओं के पीछे, जैसा कि मेरा पहला भी आरोप था कि भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं और इसके पीछे भी भाजपा के लोगों का ही हाथ खुल करके आ रहा है। एक कम्युनिकेशन सेल बीजेपी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे अरुण आनंद, जिन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से अपने किसी दूसरे साथी को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने स्वयं मौर्य पर हमला किया उनको सहायता राशि भिजवा देना और 50,000 रुपया मैं अतिरिक्त भेज रहा हूं, वो भी उनको दिला देना। अपने साथी को ट्विटर के माध्यम से वो मैसेज दे रहे हैं जो कम्युनिकेशन सेल और आईटी सेल बीजेपी के दोनों के वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे। तो स्वाभाविक रूप से जब सत्ता पक्ष के लोग ही ऐसे गुंडे माफिया अपराधी अन्य तत्वों को बढ़ावा देंगे, हमला करने वालों को पुरस्कृत करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे, तो स्वाभाविक रूप से अन्य तत्वों का हौसला बढ़ेगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि भाजपा में वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो सरकार की किरकिरी कराने पर तुले हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश को जंगलराज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पंगु बना करके सरकार को फेल करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कम गुंडे माफिया अपराधियों के जो हौसले इतने बुलंद हैं, समय रहते उस पर लगाम लगाई जा सके। इसी के साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री योगी की सरकार कितनी लाचार है, बेबस है, इसका भी एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी 27,764 स्कूलों के बंद करने का फैसला सरकार ने वापस लिया था, लेकिन स्कूल यथावत चलाए जाने की बाबत अपनी जनता पार्टी का जो प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा था, बंद हुए स्कूलों को केंद्र में मानते हुए बाइक रैली हमारी प्रदेश के सभी विकास खंडों में चल रही थी। उसके तहत कल जनपद रायबरेली के सलोन विकास खंड में जब हमारी बाइक रैली टीम पहुंची तो वहां देखा कि सलोन विकासखंड के अंतर्गत वहां पर सलोन ब्लॉक में एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय ककराहा,
जिसमें अभी भी ताले लगे हुए हैं, यानी सभी स्कूल यथावत चलते रहेंगे, स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, ऐसा आदेश जारी होने के बावजूद भी प्राथमिक विद्यालय ककराहा, पूरे कुशल, विकासखंड सलोन में ताला लगा हुआ होना इस बात को साबित करता है कि योगी सरकार के मंत्री जो भी निर्णय लेते हैं शिक्षा निदेशालय या शिक्षा विभाग उसका संज्ञान नहीं लेता। अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए विभागीय मंत्री के वक्तव्य को या सरकार के आदेश को विभाग फॉलो करती तो सलोन ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय ककराहा पूरे कुशल में ताला लटकता नहीं होता। इस सूचना के बाद मेरे कान खड़े हो गए कि मैं जो बाइक रैली आंदोलन को अस्थिर कराने के बाबत सोच रहा था, अब हम पूरे प्रदेश से ऐसे स्कूल जो अभी भी सरकार के बंद होने के आदेश को वापस लेने के बावजूद भी नहीं खुले हैं, उनकी सूची मंगाऊंगा और साथ ही साथ योगी सरकार के मंत्रियों के आदेशों की किस तरह से अवहेलना हो रही है, एक एक करके उसका भी चिट्ठा खोलूंगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राइट टू एजुकेशन के तहत जहां 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था है, योगी सरकार उस पर प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। और यो कहिए कि सरकार के आदेशों निर्देशों को विभागीय अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं, जिससे हमारा ये आरोप कि प्रदेश में अराजकता का राज है, अधिकारी केवल विभागीय मंत्री की ही नहीं, सरकार के किसी मंत्री का नहीं सुन रहे हैं। कल मौके पर जाकर के हमारे जिला की यूनिट ने ये देख करके तत्काल मुझे सूचना दी। हमने सोचा कि मीडिया के माध्यम से कुंभकर्णी नील सोनाली सरकार के संज्ञान में इस बात को लाया जाए। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को न मालूम हो, मालूम होने के बाद इस पर प्रभावी कार्रवाई हो, मेरी यही चाहत है। इसी के साथ ही साथ आज जो भी कानून की धज्जियां उड़ाता है, गुंडाराज जंगलराज को बढ़ावा देता है, अराजकता फैलाता है, वो भाजपा सरकार का बड़ा प्रिय होता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने से बचती है। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता इस गुंडाराज की चक्की में पिस रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि समय रहते योगी सरकार इस कानून व्यवस्था को चुस्त करने की कोशिश करेगी और भाजपा पार्टी के ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज या गुंडा राज पैदा करके सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, योगी सरकार को भी ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अधिकारियों का मनमाना पल चल रहा है,
ऊपर से नीचे तक दोनों हाथ से अधिकारी लूटने में लगे हैं। थाना, तहसील, ब्लॉक, यहां तक कि कोटेदार और प्रधान भी वसूली का शिकार हो रहा है। हम समझते हैं यह लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर मीडिया के लोगों को धमकाना, मनचाही खबर चलवाने के लिए मजबूर करना, स्वतंत्र निर्भीक पत्रकारिता पर पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाना या थाने पर बैठा करके उसको सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना, ये योगी सरकार में आम बात हो गई। इसीलिए अगर ये रवैया सरकार का नहीं सुधरा तो इन सभी लोकतंत्र को बचाने के लिए इन सभी मुद्दों पर अपनी जनता पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा, मैदान पे आना पड़ेगा। और इसीलिए चेतावनी स्वरूप मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि समय रहते सरकार इन पर प्रभावी नियंत्रण करे। इसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को एक एक करके कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हमने पहले भी कहा, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। SIR तो बहाना है देश के मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है। मैं एक सवाल उठाता हूं कि निर्वाचन आयोग के संरक्षण में, उनकी देखरेख में मतदाता सूची बनती है। इस मतदाता सूची को बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी और उसके मातहत ADM, SDM, तहसीलदार, अन्य रेवेन्यू अफसर के साथ साथ BLO तक इसके पार्ट होते हैं, जो समय समय पर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय के नेतृत्व में मतदाता सूची बनाई जाती है। तो मतदाता सूची में थोक के थोक नाम काट दिए जाते हैं, थोक के थोक नाम जोड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार की कमियां इंगित करने पर आज तक निर्वाचन आयोग ने किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित मतदाता सूची बनाने वाले अधिकारी या कर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्योंकि निर्वाचन आयोग में पूरे देश को आस्था, विश्वास है। देश की जनता ये मानती है कि निर्वाचन आयोग जो भी करेगा ईमानदारी से करेगा, पारदर्शी तरीके से करेगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा, संविधान प्रदत्त मतदान किए जाने की व्यवस्था को 100% पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित कराएगा। लेकिन आज जिस तरीके से निर्वाचन आयोग पर उंगली उठ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संविधान प्रदत्त मतदान करने के अधिकार से मतदाता को वंचित किए जाने की साजिश की जा रही है। वहीं पर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों का SIR के बहाने
मतदाता सूची से नाम काटने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जब आधार कार्ड से सभी मतदाता पहचान पत्र को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो एक ही मतदाता का नाम कई स्थानों पर पहचान पत्र कैसे बन जाता है? ये सवाल है जिसको निर्वाचन आयोग को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था दी थी कि शहरी पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, जिससे कि एक व्यक्ति का नाम एक ही मतदाता सूची में, एक ही जगह की मतदाता सूची में रहे, दूसरी जगह न रहे, और उससे उसकी पकड़ हो जाएगी। तो पहचान पत्र और आधार कार्ड से जोड़े जाने के बावजूद भी आखिर ये गलतियां क्यों हो रही हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो निर्वाचन आयोग की आंख में धूल झोंक करके मन चाहे तरीके से मतदाता सूची में नाम बढ़वा लेता है अपनी सुविधा के अनुसार, और मतदाता सूची से नाम कटवा लेता है? ऐसा सत्ता पक्ष ही कर सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग को ऐसे मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया में जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसकी लोग तारीफ करते हैं, आगे भी यहां के लोकतंत्र का दूसरे देश के लोग लोहा मानते रहे, और निर्वाचन आयोग की पारदर्शी क्रियाकलाप बनी रहे। इसलिए समय रहते निर्वाचन आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए कि कैसे एकाएक लाखों नाम बढ़ जाते हैं और कैसे एकाएक लाखों नाम घट जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है, इस जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, क्या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई सूचित करेगी। अगर निर्वाचन आयोग ये कठोर कदम उठाता है तो हम समझते हैं मतदाता सूची से नाम कटाने और सुविधा अनुसार नाम बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया पर रोक लगेगा, और निर्वाचन आयोग की दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पारदर्शी तरीका है उसको फॉलो करके निष्पक्ष रूप से मतदाता सूची बनाई जाए और मतदान सूचित कराया जाए। इसीलिए आज इस प्रेस को मैंने आमंत्रित किया कि चूंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है लोकतंत्र की रक्षा करने की, उतनी ही जिम्मेदारी मीडिया की भी। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से मीडिया को साझा करते हुए निर्वाचन आयोग से मेरा आग्रह है कि निर्वाचन मतदाता सूची में हो रहे घालमेल पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। किसी पार्टी विशेष को खुश करने के लिए मतदाता सूची से न नाम काटा जाए न नाम जोड़ा जाए, बल्कि जो भी मतदान करने की आयु प्राप्त कर चुके हैं, बिना जाति धर्म के भेदभाव के उन सबको मतदाता सूची में शामिल कर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से फॉलो किया जाए। ऐसा मेरा निर्वाचन आयोग से निवेदन है, आग्रह है, जिससे कि मतदाता सूची पर निर्वाचन आयोग पर जो समय समय पर उंगलियां उठती है उस पर विराम लग सके। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।